नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी, कार्य व्यवस्था एमएसजे, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस यूनिट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंजों के बनने की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई या विस्तार के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं, इसके पूर्व के लेक्चर में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स द्विरेखा छिद्र प्रयोग का प्रायोगिक व्यवस्था देखी थी तथा इसके साथ ही हमने फ्रिंज पैटर्न भी देखा था। तो हम वापस से इसी से शुरुआत करते हैं। यंग्स के द्विरेखा छिद्र प्रयोग के प्रायोगिक व्यवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके आगे एक रेखा छिद्र S रखा है जो कि एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है तथा जिससे इससे जो निर्गत प्रकाश है उसको यहाँ पर तरंगाग्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा तरंगाग्र में इसको तरंगों के रूप में इसको श्रृंग और गर्त के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से तरंगें संचरित होकर सामने रखे एक आयताकार गत्ते पर आरोपित होती है। इस गत्ते पर दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 स्थित हैं जो कि स्रोत S से समान दूरी पर स्थित हैं। इन स्रोतों S1 तथा S2 पर जब तरंगाग्र आरोपित होता है तो स्लिट S1 व S2 पर आरोपित तरंगाग्र के अंशों से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं तथा ये तरंगें द्वितीयक तरंगों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये द्वितीयक तरंगें भी तरंगाग्र के रूप में संचरित होती हैं। यहाँ पर जो रेखा छिद्र S1 है उससे जो तरंगें हैं द्वितीयक तरंगों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है तरंगाग्र के रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार S2 से भी जो द्वितीयक तरंगों के कारण तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं तरंगाग्र रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है। ये जब तरंगें आगे संचरित होकर सामने रखे पर्दे पर अध्यारोपित होकर व्यतिकरण प्रारूप देती हैं जिन्हें एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह व्यतिकरण फ्रिंज पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप कहलाता है। इसको हम नीचे देख सकते हैं। ये प्रारूप हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है जिसमें ये जो डार्क लाइन है वो अदीप्त फ्रिंजों को प्रदर्शित करती हैं तथा इनके बीच में जो ब्राइट गैप है ये दीप्त फ्रिंजों को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न मिलता है। इस फ्रिंज पैटर्न की व्याख्या को हमने थोड़ा सा अध्ययन पूर्व के लेक्चर में हम कर चुके हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंजों के बनने की व्याख्या कि जब प्रकाश के हाइगन तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करता है तथा तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो द्वितीयक तरंगाग्र के स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगाग्र जब स्लिट या रेखा छिद्र S1 तथा S2 पर आपतित होता है तो S1 व S2 के द्वारा एक ही तरंगाग्र के अंशों से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं तथा जो कि आगे संचरित होकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप देती हैं जो कि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के एकांतर क्रम में होता है। यह व्यतिकरण प्रारूप कहलाता है।
पर्दे के इसके जो दीप्त तथा अदीप्त जो फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं उनकी बनने की व्याख्या हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं कि पर्दे के जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग, यहाँ से हम चित्र से देखते हैं कि पर्दे के जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पर, या एक तरंग का गर्त, यहाँ पर एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त पर अध्यारोपित होता है या गिरता है, तो तरंगें इस स्थिति में समान कला में अध्यारोपित होती है तथा समान कला में अध्यारोपण होने के कारण इन बिंदुओं पर तीव्रता तथा आयाम का मान अधिकतम होता है और इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली सरल रेखा है उस पर हमें प्रस्पंद एंटीनोडल लाइंस, मिलाने वाली रेखा को हम प्रस्पंद रेखाएं एंटीनोडल लाइन कहते हैं तथा पर्दे पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इन जो पॉइंट्स के संगत, इस लाइन की प्रस्पंद रेखा के संगत जो हमें फ्रिंज प्राप्त होगी वो हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। इसमें हम देख सकते हैं एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से तथा एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पर अध्यारोपित होते हैं तथा इस स्थिति में तरंगें समान कला में होती हैं, जिसके कारण जो परिणामी तीव्रता तथा आयाम है वो अधिकतम होते हैं। यह दीप्त फ्रिंज बनने की व्याख्या है। इसी प्रकार जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त पर या एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के श्रृंग पर अध्यारोपित होता है या गिरता है, तो उस स्थिति में तरंगें विपरीत कला में होती हैं, अर्थात विपरीत कला में तरंगों का अध्यारोपण होता है और इस स्थिति में जो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी आयाम व तीव्रता है वो न्यूनतम या शून्य होती है। अगर आयाम बराबर हैं तो परिणामी आयाम और तीव्रता शून्य होंगे तथा इस रेखा को हम इन पॉइंटों के संगत जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम निस्पंद रेखा नोडल लाइंस कहते हैं और इस लाइन के संगत हमें पर्दे पर जो व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है वो अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है और हमें व्यतिकरण प्रारूप में एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें इस प्रकार प्राप्त होती हैं। यहाँ पर्दे पर दिखाया गया है। यह हमारे यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण प्रारूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बनने की व्याख्या को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम जो हमारी फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ क्या है। व्यतिकरण जो प्रारूप है उसमें हमें चमकीली जो ये गैप है जिसको वाइट स्पेस से दिखाया गया है, चमकीली एवं काली जो डार्क लाइन यहाँ पर दिखाई गई है, फ्रिंजें एक समान अंतराल पर प्राप्त होती हैं। एक समान अंतराल पर प्राप्त होती हैं। दो क्रमागत चमकीली जैसे एक ये और दूसरी ये, अथवा दो क्रमागत काली जैसे एक ये और एक फ्रिंज काली फ्रिंज ये, इनके बीच की दूरी को हम फ्रिंज अर्थ
अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तथा ये जो फ्रिंज चौड़ाई है, अगर हम दो चमकीली रेखाओं के बीच की दूरी निकालें, क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच का जो अंतराल निकाल रहे हैं, ये हमारी जो अदीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच का अंतराल निकालें तो ये हमारी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा। और ये दोनों चौड़ाइयाँ आगे हम जो व्यंजक प्राप्त करेंगे उनमें समान आती हैं, अर्थात सभी फ्रिंजों की जो विड्थ है वो समान होती है। तो इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया डेफिनेशन के रूप में कि व्यतिकरण प्रारूप में चमकीली और काली फ्रिंजें एक समान अंतराल पर प्राप्त होती हैं। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसको निकालने के लिए माना कि हमारा एस जो स्लिट थी, रेखा चित्र था, वो एक संकीर्ण एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तथा इससे जो दो रेखा चित्र S1 तथा S2 जो कि S से समान दूरी पर स्थित हैं, वो कला संबद्ध स्रोत हैं, जिनके बीच की दूरी S1 तथा S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इन स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर कोई पर्दा स्थित है जिस पर व्यतिकरण प्रारूप हमें प्राप्त होता है तथा इस पर्दे का जो केंद्र है वो O है, केंद्र O है और इस केंद्र O से O पर S1 स्रोत S1 तथा S2 से जो पहुंचने वाली तरंगें हैं उनके मध्य पथांतर शून्य होता है, अर्थात इन दोनों स्लिटों के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके संगत जो पर्दे का बिंदु है वो O है और इस बिंदु O पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ पर जो पहुँचने वाली तरंगें हैं उनके मध्य पथांतर शून्य होता है, अर्थात तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं और तरंगों के कारण जो परिणाम अध्यारोपण के कारण जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो अधिकतम होगी। S हमारा स्रोत है और इससे एक संकीर्ण रेखा चित्र एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो कि संकीर्ण रेखा छिद्र S के कारण प्राप्त होता है तथा इससे इस स्रोत S से समान दूरी पर दो कला संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 हैं जो कि हमने तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा प्राप्त किए थे। यंग्स ने तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा प्राप्त किए थे। इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इनसे इस आयताकार गत्ते से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा कैपिटल A स्थित है और बिंदु O इन दोनों रेखा छिद्रों दोनों कला संबद्ध स्रोतों की जो सेंट्रल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसके संगत बिंदु O है। यहाँ पर हम फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि पर्दे पर कोई बिंदु P है जो कि इस बिंदु O से x दूरी पर स्थित है व स्रोत S1 तथा S2 से पहुंचने वाली तरंगें बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा है। स्रोत S1 तथा S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा है, तो पथांतर कितना होगा? डेल्टा इक्वल्स टू S1
डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। इसके साथ ही यहाँ पर हम S2P तथा S1P की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं S1 स्रोत S1 के संगत जो बिंदु है पर्दे पर वो L1 है तथा S2 के संगत जो बिंदु है वो L2 है। इस प्रकार तथा O इनका मध्य बिंदु है, तो इस प्रकार L1 व L2 के मध्य जो दूरी होगी वो स्मॉल d होगी। S1 S2 के मध्य दूरी के बराबर होगी और O मध्य बिंदु होने के कारण OL1 d/2 होगा तथा OL2 का मान d/2 होगा। इस प्रकार यहाँ पर हम देखें चूंकि OP का मान है x, तो PL1 की वैल्यू होगी x माइनस d/2 तथा PL2 की वैल्यू होगी OP प्लस OL2 अर्थात x प्लस d/2। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है PL1 इक्वल्स टू x माइनस d/2 और PL2 इक्वल्स टू x प्लस d/2 तथा S1 L1 की वैल्यू है कैपिटल D। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल को देखते हैं S1 L1 P। ये एक समकोण त्रिभुज की तरह है जिसमें आधार S1 L1 और लंब PL1 है और इसका हम कर्ण निकालेंगे फॉर्मूले से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जाएंगे कर्ण निकालने के लिए। S1P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S1 L1 का होल स्क्वायर प्लस PL1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें S1P प्राप्त होगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको हमने दिखाया गया है। S1P इक्वल्स टू, यहाँ पर हम S1P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, जिसके में हम D स्क्वायर कॉमन लेंगे आगे सॉल्व करने के लिए और S1P इसका स्क्वायर रूट लेंगे। S1P हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। सिमिलर मेथड से यहाँ पर हम S1P प्राप्त होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कैपिटल D है, जो स्रोतों S1 तथा S2 की पर्दे से दूरी है, वो कैपिटल D का मान x माइनस d/2 की तुलना में अत्यधिक होता है, जिसके कारण इसका मान 1 से बहुत कम होगा। x माइनस d/2 ओवर कैपिटल D का मान 1 से बहुत कम होगा। तो हम इसके लिए द्विपद प्रमेय के विस्तार अपनाएंगे और 2 पद तक केवल विस्तार करेंगे। 2 पद तक विस्तार करने पर हमें यह मान प्राप्त होता है S1P इक्वल्स टू कैपिटल D प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर ओवर 2D। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज PS2L2 से जाएंगे, जिसमें सेम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिससे S2P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S2L2 का होल स्क्वायर प्लस L2P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। D स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और वापस से हम देखते हैं कि x प्लस d/2 का मान कैपिटल D की तुलना में बहुत कम है, अर्थात ये पूरा जो वैल्यू है x प्लस d/2 ओवर कैपिटल D, इसका मान 1 से बहुत कम होगा। तो हम इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। यहाँ पर द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे और 2 पद तक ही विस्तार करेंगे और हमें इसका मान प्राप्त होता है S2P इक्वल्स टू ये। जैसा कि हमने देखा हमें S1P तथा S2P प्राप्त हो चुके हैं।
तो हम पथांतर निकालेंगे है बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों S1 तथा S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा होगा। डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। S2P तथा S1P का मान हम यहाँ से रखेंगे, जिसमें हम इसको मान को रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 1/2d को हम बाहर ले लेंगे तो हमारी टर्म्स बचेंगी x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2d, जिसको हम आगे ओपन करेंगे तो ओपन करने पर ये टर्म्स कट जाएंगी, जिससे केवल 2xd बचेगा, जिससे हमें फाइनल पथांतर प्राप्त होगा 2x स्मॉल d ओवर 2 कैपिटल D, जो जिससे पथांतर डेल्टा होगा। डेल्टा इक्वल्स टू स्मॉल x मल्टीप्लाई विद स्मॉल d ओवर कैपिटल D। इस प्रकार हम देखते हैं जो पथांतर है वो जिस बिंदु पर हम पथांतर निकालना चाह रहे हैं उसकी O बिंदु से दूरी तथा स्रोतों के मध्य दूरी, कला संबंध स्रोतों के मध्य दूरी स्मॉल d तथा स्रोतों की पर्दे से दूरी कैपिटल D पर निर्भर करता है। अब हम दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन अपनाते हैं कि जो दीप्त फ्रिंज है उसके लिए जो व्यतिकरण होता है वो संपोषी व्यतिकरण के द्वारा प्राप्त होती है। माना कि बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण के द्वारा NV दीप्त फ्रिंज बनती है, जिसके लिए हम NV फ्रिंज के होने के कारण x को हमने xn से नोट किया, तो पथांतर लैम्डा के पूर्ण गुणज NV गुणक के बराबर होना चाहिए, अर्थात डेल्टा का मान n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जिससे ये डेल है डेल्टा, इसका मान होगा n लैम्डा। तो xn d x हमने रिप्लेस कर दिया xn से, क्योंकि हम NV दीप्त फ्रिंज के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो xn स्मॉल d ओवर कैपिटल D का मान होगा n लैम्डा के बराबर। संपोषी व्यतिकरण होने के कारण पथांतर है वो लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए, जिससे जो हमारा xn का मान हमें प्राप्त होगा xn इक्वल्स टू n लैम्डा मल्टीप्लाई विद कैपिटल D ओवर स्मॉल d। इस प्रकार हमें NV फ्रिंज के लिए जो बिंदु O से दूरी है xn वो प्राप्त होती है। अब हम फ्रिंज चौड़ाई की जो परिभाषा है उससे जाते हैं कि दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये NV चमकीली फ्रिंज के लिए व्यंजक हमने प्राप्त किया है। इसी प्रकार हम n-1v चमकीली फ्रिंज के लिए प्राप्त करेंगे, जिसके लिए n को हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे, या n+1v चमकीली फ्रिंज के लिए प्राप्त करेंगे। और क्रमागत के लिए हम या तो n v चमकीली या n-v चमकीली यूज करेंगे, या nv या n+1v चमकीली फ्रिंज का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर n+1 और nv चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, जो कि हमारी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर हम n को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में n+1 से xn+1 का मान निकालने के लिए। यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, जिससे हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई विद कैपिटल D ओवर स्मॉल d प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है। यह जो बीटा है फ्रिंज चौड़ाई है वो लैम्डा कैपिटल D और स्मॉल d पर निर्भर करती है। कैपिटल D का मान जितना अधिक लेंगे
उससे बीटा का मान भी अधिक आएगा, लेकिन कैपिटल डी अधिक लेने से जो प्रकाश तीव्रता है, क्योंकि इससे पर्दे की दूरी हम जितना बढ़ाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता भी उतनी ही कम हो जाएगी, जिससे पैटर्न हमें अस्पष्ट प्राप्त होता है। इसलिए कैपिटल डी ज़्यादा लेने के बजाय स्मॉल डी कम लेना सही है, क्योंकि स्मॉल डी को हम जितना कम करेंगे तो बीटा का मान उतना ही बढ़ेगा और फ्रिंज जो पैटर्न है वो हमें स्पष्ट नज़र आएगा। बीटा का मान जितना करेंगे तो हमें बीटा का मान जितना अधिक होगा हमें फ्रिंज पैटर्न उतना ही अच्छा दिखाई देगा। इसलिए स्मॉल डी कम लेना हमारे लिए उपयुक्त रहता है। अब हम इसी प्रकार हम देखते हैं जो अधिक फ्रिंज की चौड़ाई है वो स्मॉल एन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात जो हमारा फ्रिंज नंबर है उस पर निर्भर नहीं करती है। अतः सभी अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो समान होंगी। इसी प्रकार हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बात करें तो इसके लिए अदीप्त फ्रिंजों से जाएंगे। माना कि सेम हम लेंगे कि बिंदु P पर एन भी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और डिफरेंस के लिए हमने इसको एक्स डैश का नाम दे दिया एक्स एन डैश। और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए कंडीशन है कि जो तरंग पहुंचने वाली तरंगें हैं बिंदु P पर उनके मध्य जो पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो इसके लिए विषम गुणज एन भी हम अदीप्त फ्रिंज ले रहे हैं तो 2n-1 का गुणक होना चाहिए, λ/2 को 2n-1 का गुणक होना चाहिए। इसीलिए S2P - S1P = xn डैश मल्टीप्लाई विद स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी = 2n-1 मल्टीप्लाई विद λ/2 होना चाहिए। यहाँ पर n = 1 2 3 लिया है, जिससे xn डैश = 2n-1 हमें प्राप्त होगा 2n-1 मल्टीप्लाई विद लैम्डा मल्टीप्लाई विद कैपिटल डी ओवर 2d। तो हमें xn डैश हमें प्राप्त होगा। जब हम n = 1 रखेंगे तो हमारी पहली अदीप्त फ्रिंज होगी, n = 2 रखने पर हमें द्वितीय अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो n = 1 2 3 जो नंबर है ऑर्डर है अदीप्त फ्रिंजों का उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो हम दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज लेते हैं, n+1 भी अदीप्त फ्रिंज तथा n भी अदीप्त फ्रिंज, तथा इनके बीच की दूरी xn+1 डैश माइनस xn डैश होगी। यहाँ पर हम फॉर्मूले में n की जगह n+1 रखेंगे तो हमें 2n+1 प्राप्त होगा और n रखने पर 2n-1 प्राप्त होगा और इनके बीच की दूरी को हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, जिससे इनकी जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है जिसको हम बीटा डैश बोल रहे हैं, बीटा डैश प्राप्त होगी। बीटा डैश = हमें प्राप्त होगा लैम्डा मल्टीप्लाई विद कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, जिससे बीटा डैश = हमें प्राप्त होगा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रिंज चौड़ाई है दीप्त फ्रिंज की उसका मान स्मॉल n पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल n पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो हमारी दीप्त फ्रिंज है उसके क्रम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी जो दीप्त फ्रिंजें हैं हमारी समान चौड़ाई की होंगी। और अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी हमारा सेम व्यंजक आया था, जिससे प्रदर्शित होता है कि दीप्त फ्रिंजें व अदीप्त फ्रिंजें, सभी दीप्त फ्रिंजें व अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इस प्रकार जो फ्रिंज चौड़ाई है दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई वो समान होती है और वह प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होने का कारण है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो लाल रंग के, अगर हमारा एक वर्णी प्रकाश है
तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होगी कंपेरेटिव टू नीले, जो हमारा प्रकाश अगर हम नीला प्रकाश प्रयुक्त करेंगे उसकी तुलना में, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जो बीटा है वो कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कैपिटल डी को बढ़ाकर हम बीटा का मान बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल डी बढ़ाने से जो प्रकाश पहुंचने वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता का मान कम हो जाएगा और जिससे हमें जो फ्रिंज प्रारूप है वो अस्पष्ट दिखाई देगा या कम तीव्रता की फ्रिंजें हमें प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं जो बीटा है वो स्मॉल डी, जो कला संबद्ध स्रोत हैं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम स्रोतों को निकट लाके या स्रोतों के बीच के इनके मध्य की दूरी को कम करके हम फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ा सकते हैं, अर्थात अच्छा व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। बीटा या बीटा डैश के परिशुद्ध मापन के लिए कैपिटल डी अधिक व स्मॉल डी कम लेना चाहिए, परंतु कैपिटल डी अधिक लेने से प्रकाश तीव्रता कम हो जाती है, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। इस प्रकार दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के लिए हमें यह व्यंजक बीटा इक्वल्स टू इतना प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ पर हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालनी होती है, तो ये हमारी मेमोरी में भी रहना चाहिए ये फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिंज विस्थापन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।